सो डियर फ्रेंड्स, स्पॉटिंग एरर्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा दूसरा वीडियो है स्पॉटिंग एरर्स के ऊपर। इसमें भी हम 4 सेंटेंसेस को लेंगे और देखेंगे कि कैसे 4 सेंटेंसेस में एरर्स हम फाइंड आउट करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए, पहला सेंटेंस जो हमने लिया हुआ है, each of the employees at the company has to submit his or her reports by tomorrow. I'm again reading the sentence. Each of the employees at the company has to submit his or her reports by tomorrow. अब इस जो पूरा सेंटेंस है इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर ले पहले, फिर हम देखेंगे कि इसमें कहां पर हमें एरर मिलता है। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज एट द कंपनी, यहां तक हमारा सब्जेक्ट है पूरा। तो ये ईच ऑफ द एम्प्लॉइज एट द कंपनी तक हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब आता है, हैज टू सबमिट हिज और हर रिपोर्ट्स बाय टुमारो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईच ऑफ द एम्प्लॉइज को थोड़ा सा देख ले क्या है। अब यहाँ पे देखिए ईच ऑफ द एम्प्लॉइज, उसके बाद एट द कंपनी, ये दोनों फ्रेजेस है जो एक साथ जुड़े हैं और सब्जेक्ट बन रहे हैं। और आपको पता है सब्जेक्ट बनने के लिए हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए और प्रोनाउन चाहिए। तो ईच हमारा प्रोनाउन है। ईच का मतलब प्रत्येक, हर एक की बात कर रहा है। अब हर एक में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, राजू है, सोनी है, राहुल है, कपिल है, ये सारों को हम ईच यानी प्रत्येक एक एक करके एक ग्रुप में हम इसको बांट रहे हैं। तो मतलब उसको बांध रहे हैं। तो हमने कहा ईच मतलब प्रत्येक। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज, अब यहाँ पे ईच के बाद ऑफ द एम्प्लॉइज क्या है? ईच तो हो गया एक प्रोनाउन, ठीक है। ऑफ एक प्रेपोजिशन हो गया और प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज जो है नाउन है, आपको पता है। तो ये प्रेपोजिशन अपने साथ जो है नाउन ले रहा है और टोटल जो है प्रोनाउन फिर प्रेपोजिशन अपने साथ जो है ये नाउन ले रहा है। और द तो किसी नाउन के भी पहले आ सकता है, किसी भी कॉमन नाउन के पहले द आ सकता है। अब ये टोटल क्या हो गया? ईच ऑफ द एम्प्लॉइज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यानी प्रत्येक एम्प्लॉइज। अब देखिए कभी कभी हम कहते हैं ईच वन ऑफ द एम्प्लॉइज और ईच ऑफ द एम्प्लॉइज। इन दोनों में अंतर क्या है कि दोनों एक ही चीज बयान करते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। जब हम ईच ऑफ द एम्प्लॉइज कहते हैं तो मतलब एक ग्रुप में सारे लोग एक साथ, और जब ईच वन ऑफ द एम्प्लॉइज कहते हैं कि मतलब उसी ग्रुप में एक एक करके सारे लोग। इसी तरह इसको इंडिविजुअल शो करता है और ईच ऑफ द एम्प्लॉइज जो है वो ग्रुप को शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ईच ऑफ द एम्प्लॉइज एट द कंपनी। अब एट द कंपनी क्या है? ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है जो प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, अपने साथ प्रेपोजिशन नाउन लेता है। तो एट द कंपनी क्या बता रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, बता रहा है कहाँ का। मतलब ईच ऑफ द एम्प्लॉइज, हर एक जो है कर्मचारी, कहाँ का? एट द कंपनी, कंपनी का। भाई एडवर्ब तो आपको क्या उत्तर देता है? कब, कहाँ, क्यों, कैसे का उत्तर आपको एडवर्ब देता है। तो यहाँ पे एट द कंपनी क्या है? एट द कंपनी कहाँ का उत्तर दे रहा है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और दोनों को मिलाकर हमारा सब्जेक्ट तैयार हुआ है। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज एट द कंपनी हैज टू सबमिट his or her reports by tomorrow। अब ये यहाँ पे वर्ब आ गया, ठीक है। अब प्रत्येक बात ईच की हो रही है, यहाँ पर हैज लिखा हुआ है क्योंकि हम ग्रुप में एक एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हैज इसलिए वर्ब आया सिंगुलर रूप में। हैज टू सबमिट क्या है? हैज आपको पता है कि ये क्या होता है? हैव जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म होता है हैज। टू सबमिट क्या है आपका? टू सबमिट जो है टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इन्फिनेटिव बनता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये हैज टू सबमिट जो है ये पूरा एक वर्ब फ्रेज है। हैज टू सबमिट ऑब्लिगेशन दिखाता है या नेसेसिटी दिखाता है, ये करना है आपको। तो क्या हो गया? ईच ऑफ द एम्प्लॉइज एट द कंपनी हैज टू सबमिट, यानी कंपनी के हर एक
एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, काम करने वाले को हैज टू सबमिट मतलब जमा करना है। ये पूरा हैज टू सबमिट, यानी ये वर्ब हो गया हैज टू सबमिट। यहाँ पर जो है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाकर इंफिनिटिव है, जो कि क्या बन रहा है, ये आपका पूरा वर्ब का फ्रेज बन रहा है, एक फ्रेज है। अब हैज टू सबमिट, जो क्योंकि आपको पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाकर जब इंफिनिटिव बनता है तो वो नाउन का काम करता है, और दूसरे काम भी है पर नाउन का काम करता है। तो यहाँ पे हैज टू सबमिट का मतलब है जमा करना है, ठीक है। हैज टू सबमिट एक वर्ब फ्रेज है। हिज और हर रिपोर्ट्स बाय टुमारो, तो यहां तक हमें कोई गलती नहीं नजर आई। उसके बाद आया हिज और हर, हिज और हर रिपोर्ट्स बाय टुमारो। हिज और हर किसके लिए आया यहाँ पे, हिज और हर आया है एम्प्लॉइज के लिए। यहाँ पे मतलब एम्प्लॉइज में आपका मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ पे हिज और हर आया है। तो यहाँ पर ये हिज और हर न लिख के हम देयर लिख सकते हैं, THEIR, देयर। देयर मतलब उनका। अब यहाँ पे जो है देयर जब आ गया तो इसका मतलब ईच ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी सारे एम्प्लॉइज की बात हो रही है। तो ईच ऑफ द एम्प्लॉइज एट द कंपनी हैज टू सबमिट his or her reports by tomorrow की जगह each of the employees at the company has to submit their reports by tomorrow, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं। The company's profit margins have been decreasing steadily over the last years। अब यहाँ पे देखिए द कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन, अब यहां तक हमारा हो गया सब्जेक्ट, द कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन। हम बात किसकी कर रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं। किसकी, कंपनी की, कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन। अब यहां पे देखिए एक चीज है, ये जो अपॉस्ट्रोफी लगा है ये लगा हुआ है, मतलब अपॉस्ट्रोफी ज्यादातर हम क्या लगाते हैं, पोजीशन शो करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ लगाते हैं, किसी नॉन लिविंग के साथ भी पोजीशन लगाया जा सकता है। या हम कह सकते हैं बैग्स चेन, है ना, बैग का चेन हो गया, या द बैग्स कलर इज फेडिंग, तो हम बैग्स कलर ये लगा सकते हैं। तो कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन, जो हमारा जो सब्जेक्ट है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। have been decreasing, चूंकि हमारा जो है प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं, मार्जिन्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए वर्ब हमारा प्लूरल आया यहाँ पे। द कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन्स हैव बीन डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे हैव बीन डिक्रीजिंग, यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है प्रेडिकेट। हैव बीन डिक्रीजिंग कौन सा टेंस है आपका, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जो दिखा रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, यानी कम होता जा रहा है। कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हैव बीन डिक्रीजिंग स्टेडली, स्टेडली क्या है, स्टेडली एक एडवर्ब है, और ये एडवर्ब का काम क्या होता है, किसी भी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे स्टेडली किसको मॉडिफाई कर रहा है, हैव बीन डिक्रीजिंग, यानी कम होने को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वर्ब को हैव बीन डिक्रीजिंग, कम होते जा रहा है, किस तरह से, कंसिस्टेंटली या कंटिन्यूअसली या स्लो प्रोसेस में ये कम होता जा रहा है, ठीक है। तो कंपनी की मार्जिन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, स्टेडली यानी कंसिस्टेंटली या कंटिन्यूअस रूप में वेरी स्लोली कम होता जा रहा है ओवर द लास्ट ईयर। अब यहाँ पे जो कम होता जा रहा है ओवर द लास्ट ईयर एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये उत्तर दे रहा है कब, कब, ओवर द लास्ट ईयर। अब ओवर द लास्ट ईयर एक स्पेसिफिक टाइम है, जबकि हम कह रहे हैं कि कंपनी की मार्जिन कम होती जा रही है, तो हम एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिखा सकते, हम इसमें ओवर द लास्ट ईयर की जगह ओवर द पास्ट ईयर्स लिख सकते हैं। तो लास्ट ईयर का मतलब सिर्फ लास्ट ईयर में ही उसकी प्रॉफिट की मार्जिन जो है कम हो रही है, लेकिन सिर्फ लास्ट ईयर में एक स्पेसिफिक टाइम हम नहीं दिखा सकते, हमको ये दिखाना है कि पिछले कई सालों से कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो हमें क्या लिखना है, ओवर द पास्ट ईयर्स, ईयर नहीं, ओवर द पास्ट ईयर्स। सो लास्ट ईयर को हमने क्या बना दिया, ओवर द पास्ट ईयर्स।
अब ये सेंटेंस पूरा हो गया। तो अब ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? द कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन हैव बीन डिक्रीजिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और पहले वाला ईच ऑफ द एम्प्लॉइज एट द कंपनी हैज टू सबमिट हिज और हर रिपोर्ट्स बाय टुमारो, ये प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द प्रोफेसर गेव द स्टूडेंट्स अ फ्यू एडवाइजेस ऑन हाउ टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल। फिर से देखिए, द प्रोफेसर gave the students a few advices on how to improve their writing skills। चलिए पहले इसको एनालिसिस करें, देखते हैं। द प्रोफेसर हमारा यहां तक सब्जेक्ट है, द प्रोफेसर, ओके। द प्रोफेसर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। द प्रोफेसर गेव, वी हैव वन वर्ब, एक गेव हमारा वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है। गेव ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है? वो वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। और ट्रांजिटिव वर्ब में आप क्या और किसे पूछेंगे? व्हाट और whom, और उसके उत्तर में जो भी शब्द आएगा, जो भी वर्ड आएगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है। द प्रोफेसर गेव व्हाट क्वेश्चन आ रहा है ऑटोमेटिकली। द प्रोफेसर गेव व्हाट द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे व्हाट की जगह हम किसे, whom, मैंने बोला था आपको कि ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब से क्या और किसे पूछे, तो यहाँ पे किसे का उत्तर मिल रहा है। द प्रोफेसर गेव किसे? स्टूडेंट्स को। द स्टूडेंट्स क्या दिया? अ फ्यू एडवाइजेस। अब देखिए इसमें क्या और किसे दोनों का उत्तर हमें मिल रहा है। द प्रोफेसर गेव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, क्या किसे? स्टूडेंट्स को, क्या? अ फ्यू एडवाइजेस, दोनों हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। फिर से देखिए, द प्रोफेसर गेव किसे? द स्टूडेंट्स अ फ्यू एडवाइजेस, ये एक फ्रेज हो गया, अ फ्यू एडवाइजेस। ये एडवाइस तो नाउन तो है ही, है ना भाई। जब आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा, तो ये तो नाउन है स्टूडेंट्स। एडवाइस भी आपका नाउन है, लेकिन एडवाइस कुछ शब्दों के साथ आ गया, तो ये एक एडवाइस, ये जो नाउन फ्रेज हो गया, अ फ्यू एडवाइजेस, ठीक है। तो द प्रोफेसर गेव क्या? द स्टूडेंट्स फ्यू एडवाइजेस ऑन प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ऑन के बाद हमें कोई नाउन प्रोनाउन नहीं दिख रहा है। ऑन प्रेपोजिशन हमेशा नाउन प्रोनाउन लेता है, तो जरूरी नहीं कि हर बार प्रेपोजिशन अपने साथ कुछ वर्ड को ले, कुछ शब्द को ले जो नाउन और प्रोनाउन हो। उसकी जगह कुछ शब्दों का समूह जो नाउन का काम करे वो भी ले सकता है। तो यहाँ पे देखो, एक और प्रेपोजिशन ले इस पूरे शब्दों के समूह को लिया है, जो कि एक फ्रेज है, हाउ टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल। अब ये एक फ्रेज क्यों कह रहे हैं हम? पहले बेटा हम आपको गलती बताएंगे, स्पॉट करेंगे एरर कहाँ पे है। पहले हम आपको एक कंस्ट्रक्शन भी बता दें साथ में। और अपने साथ एक नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में लेता है। नाउन और प्रोनाउन पर्टिकुलरली ना आके कभी कभी कुछ फ्रेज भी नाउन का काम करते हैं। और फ्रेज क्या होता है? कुछ शब्दों का समूह जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ कैसे, टू इम्प्रूव में ये इन्फिनेटिव है बेटा, और इसमें कोई ये वर्ब नहीं है इम्प्रूव, ये नाउन बन गया। देयर राइटिंग स्किल, अब राइटिंग क्या है? ये जेरेंड है, तो ये टोटल पूरा मिलाकर विदाउट वर्ब एक फ्रेज है जो नाउन फ्रेज का काम कर रहा है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हाउ टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल। अब देखो, अगर हम इतना पूरा ना लिखते, हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, सिर्फ राइटिंग हम लिख सकते थे। द प्रोफेसर गेव द स्टूडेंट्स अ फ्यू एडवाइजेस ऑन हाउ टू राइट। हाउ टू राइट मैंने लिख दिया, बस हाउ टू राइट देयर राइटिंग स्किल की जरूरत नहीं थी। हाउ टू राइट भी हम लिख सकते थे। ऑन
या फिर द प्रोफेसर गेव द स्टूडेंट्स अ फ्यू एडवाइजेस ऑन राइटिंग, ये भी हम लिख सकते थे। अब राइटिंग क्या हो गया, एक जेरेंड हो गया जो कि नाउन का काम कर रहा है। याद रखिए ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो चाहे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। या नाउन और प्रोनाउन अगर ना हो तो कुछ शब्दों का समूह, जो एक फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, अब चलिए इसमें एरर ढूंढते हैं। द प्रोफेसर गेव द स्टूडेंट अ फ्यू एडवाइसेस। अब एडवाइस जो वर्ड है, जो नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होता क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस को आप गिन तो नहीं सकते ना, सलाह, एक सलाह, दो सलाह, तीन सलाह, नहीं, सलाह तो सलाह होती है, इसको हम गिन नहीं सकते। हाँ, हम कभी कभी कहते हैं कि उसने मुझे एक सलाह दी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो जो है काउंटेबल है। एडवाइस को हम गिन नहीं सकते हैं, तो जब गिन नहीं सकते तो उसकी प्लूरल भी नहीं बन सकती। तो यहाँ पे अ फ्यू एडवाइजेस गलत है। हम यहाँ लिख सकते हैं अ फ्यू पीस, PIECE, पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, अ फ्यू पीस ऑफ एडवाइस हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे सम एडवाइसेस। ठीक है, सम यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अ फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं, या सम एडवाइस, सॉरी ऐसा नहीं लगेगा, सम एडवाइस लिख सकते हैं यहाँ पे। अ फ्यू एडवाइस जो है वो गलत है, वो नहीं होगा यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। कि अब एक चीज और जान लीजिए कि एडवाइस जो है यहाँ पे ये नाउन है, ADVICE, एडवाइस जब होता है तो नाउन होता है, और नाउन है इसीलिए तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है। और अगर ADVISE होता तो ये एक वर्ब होता जो कि सब्जेक्ट के बाद आता। ठीक है, या तो सब्जेक्ट के वर्ब कब आता है, किसी भी सब्जेक्ट के बाद आता है, यानी वर्ब की जगह होती पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब होता है। तो अगर हम एडवाइस में ADVISE लिखते तो हम इस तरह लिख सकते हैं, टॉम एडवाइज्ड मी टू डू दिस वर्क। तब हम पीस ऑफ एडवाइस नहीं बोलते, टॉम एडवाइज्ड मी। भाई जब नाउन होगा तभी तो उसकी सिंगुलर और प्लूरल बनेगी, तो चूंकि ये अनकाउंटेबल है तो इसकी प्लूरल नहीं बन सकती। तो हम इस तरह लिखेंगे अ फ्यू पीस ऑफ एडवाइस। हम पीस को पीसेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे फ्यू मतलब कुछ हो गया ना, थोड़ा। अ फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस, लेकिन इसमें एस नहीं जुड़ेगा, सम एडवाइस। ठीक है, सम मतलब कुछ होता है ऑलरेडी। चलिए दूसरा देखते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई एंजॉय टू गो हाइकिंग इन द वीकेंड्स एंड स्पेंड टाइम इन नेचर। अब यहाँ क्या है, आई एंजॉय टू गो हाइकिंग इन द वीकेंड्स एंड स्पेंड टाइम इन नेचर। चलिए एनालिसिस करें और फिर हम देखें कि कहाँ पर गलत है। आई एंजॉय टू गो हाइकिंग, आई सब्जेक्ट हो गया, एंजॉय वर्ब हो गया। एंजॉय टू गो हाइकिंग ये एक फ्रेज हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। टू गो आपको पता है इन्फिनेटिव होता है, टू गो हाइकिंग इन द, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन फिर गलत है, अभी हम आपको बताएंगे। आई एंजॉय टू गो हाइकिंग इन द वीकेंड्स, एंड इन द वीकेंड जो है ये है तो आपका एक प्रपोजिशनल फ्रेज जो आपको बता रहा है कब। भाई मैंने बताया था कि प्रपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो हमेशा एडवर्ब का काम करता है, और कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है वो, लेकिन डिपेंड करता है कि कैसे सेंटेंस में आ रहा है। तो यहाँ एडजेक्टिव का काम करता है, एंजॉय के बारे में बता रहा है कि एंजॉय टू गो हाइकिंग कब, इन द वीकेंड्स। एंड एक कंजंक्शन आया, स्पेंड टाइम इन नेचर। मैंने आपको बताया कि जब भी एक कंजंक्शन आता है तो कंजंक्शन का काम होता है कि दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब जब दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा तो इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब। तो यहाँ पे एंड के बाद सीधा हमारा वर्ब आ रहा है, स्पेंड टाइम इन नेचर। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आई ही है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, इसीलिए हमने आई ने लिखा स्पेंड टाइम। स्पेंड टाइम ये सीधे जो है ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूप में वर्ब के रूप में आ रहा है सीधा। तो आई एंजॉय टू गो हाइकिंग इन द वीकेंड्स एंड स्पेंड टाइम, स्पेंड क्या, टाइम, स्पेंड टाइम इन नेचर, ये एक फ्रेज है इन नेचर।
अब यहाँ पे देखिए एंजॉय वर्ब जो होता है वो अपने बाद इन्फिनेटिव को नहीं लेता बल्कि जेरेंड को लेता है। यानी यहाँ पर टू गो जो है वो गलत है। आई एंजॉय गोइंग हाइकिंग इन द वीकेंड। अब यहाँ पे आई एंजॉय टू गो की जगह गोइंग होगा। याद रखिए एंजॉय एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा जेरेंड लेता है, इन्फिनेटिव नहीं लेता। टू गो हाइकिंग की जगह होगा आई एंजॉय गोइंग हाइकिंग। आई एंजॉय गोइंग हाइकिंग इन द वीकेंड्स। जब हम कहते हैं तो इन द वीकेंड्स का मतलब है इनके साथ हम द भी लगा रहे हैं। द कॉमन नाउन के पहले आता है। तो जब हम द लगाते हैं तो किसी को स्पेसिफाई करते हैं, यानी किसी को हम विशेष एक मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको विशेष बनाते हैं। तो इन द वीकेंड्स में जो है अगर हम इसको जो है दिखा रहे हैं कि वीकेंड्स में, तो पता चल रहा है कि एक वीकेंड के किसी एक दिन की बात हो रही है, जबकि वीकेंड्स की बात हो रही है मतलब हर वीकेंड्स की बात हो रही है। यहाँ पर एक विशेष वीकेंड की बात नहीं हो रही है। और द हमेशा क्या दिखाता है, विशेष दिखाता है। तो आई एंजॉय गोइंग हाइकिंग इन द वीकेंड्स की जगह ऑन वीकेंड्स आपको लिखना है, इन द काट के ऑन वीकेंड्स, ठीक है, वीकेंड्स पर। इन द वीकेंड्स, वीकेंड्स में, तो यहाँ का मतलब हो रहा है एक विशेष वीकेंड की बात करें, जबकि हम वीकेंड्स मतलब हर वीकेंड्स की बात करें। तो ऑन वीकेंड्स एंड स्पेंड टाइम इन नेचर, ये सेंटेंस आपका सही होगा। आई एंजॉय गोइंग ऑन वीकेंड्स एंड I enjoy going hiking on weekends and spend time in nature। अब ये hiking क्या है देखिए, I enjoy, अगर मैंने बोला I enjoy, देखिए इसको एनालिसिस करते हैं थोड़ा। I के बाद अगर मैंने बोला I enjoy, तो नेचुरली क्वेश्चन आता है what, क्या। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने साथ क्या लेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन लेगा, ठीक है। तो ये नाउन यहाँ पे गोइंग जो है, यहाँ पे क्या है, ये कोई भी आपका जो है फाइनाइट वर्ब नहीं है। गोइंग लोग सोचते हैं कि वर्ब है, पर ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। अगर फाइनाइट वर्ब होता तो ये फिर अपने साथ इज एम आर लेता, इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग। तो ये एक जेरेंड है। जेरेंड जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर वर्ब का काम करता है, सॉरी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर नाउन का काम करता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। आई एंजॉय क्या, व्हाट। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट ले रहा है, ऑब्जेक्ट नाउन आता है, तो जेरेंड यहाँ पे नाउन बिहेव कर रहा है। अब एंजॉय नाउन बिहेव तो कर रहा है, लेकिन ये हाइकिंग कहाँ पर आ गया, ये वर्ड क्या है। अब ये देखो, कभी कभी जेरेंड बना तो होता है किससे, जेरेंड बना होता है वर्ब से बना होता है, तो वर्बल नाउन कहते हैं। तो वर्ब की तरह वह अपने साथ एक ऑब्जेक्ट भी लेता है। तो आई एंजॉय गोइंग हाइकिंग, किस बात के लिए हम जा रहे हैं, गोइंग मतलब जाना। आई एंजॉय गोइंग हाइकिंग, हाइकिंग के लिए जाना। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, अगर मैंने आई एंजॉय प्लेइंग, अब देखिए आई एंजॉय प्लेइंग मतलब क्या, क्या खेलना। तो यहाँ पे मैंने चेस लिख दिया या कार्ड लिख दिया। इसी तरह गोइंग हाइकिंग, गोइंग किसके लिए, हाइकिंग के लिए जाना। मुझे एंजॉय, मैं एंजॉय करता हूं जाना, किसके लिए, हाइकिंग के लिए जाना। इसी तरह खेलना किसके लिए, चेस खेलने। आई एंजॉय व्हाट, प्लेइंग चेस। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, समझ में आ रहा है। आई एंजॉय प्लेइंग लूडो। तो इसी तरह ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसी तरह गोइंग अपने साथ हाइकिंग एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, यानी ये जेरेंड है और ये भी जेरेंड है, ठीक है। ये जेरेंड कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब है और इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। हमेशा ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। इसके पहले देखो, इसी प्लेइंग वर्ड को अगर हम या गोइंग वर्ड को अगर हम एक इज एम आर वॉज वर्ड लगा दें तो ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है। अगर मैंने लिखा आई एम प्लेइंग चेस, आई एम प्लेइंग चेस मैंने लिखा, तो अब ये कहा है, ये क्या है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब ये यहाँ पे वर्ब बन गया क्योंकि इसके पहले ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। बाकी यहाँ पे ये जेरेंड है जो वर्ब का काम कर रहा है और इसीलिए इस एंजॉय वर्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है।
तो मेरे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने 4 सेंटेंसेस लिया था। हर रोज मैं 4 सेंटेंसेस लेके आऊंगी और आपको डिटेल में समझाऊंगी कि क्या क्या एरर है और कैसे उसको हम ठीक करें। I hope you like my video. Please share, subscribe and like my videos. Thank you so much.